हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपकी क्लास 12th की पोएट्री माय ग्रैंड मदर्स हाउस का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। यह हिंदी एक्सप्लेनेशन बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही आसानी से आपको याद भी हो जाने वाला है। बस शर्त सिर्फ इतना होगा कि आप इस वीडियो को इस पूरे हिंदी एक्सप्लेनेशन के दौरान आप बहुत ही इत्मीनान से चीज़ों को सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, तो यह आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाने वाला है और इससे जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे आप उसे 100% करके आएंगे। सो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इस पूरी की पूरी हिंदी एक्सप्लेनेशन को और समझने का प्रयास करिएगा। तो माय ग्रैंड मदर्स हाउस की जो लेखिका हैं वो हैं कमला दास। तो कमला दास का जो जन्म हुआ है, यहाँ पे सिर्फ बर्थ दिया हुआ है 31 मार्च 1934 को, यानी 31 मार्च 1934 को इनका जन्म हुआ था। सिर्फ इतनी बातें जब ये पब्लिश हुआ था इस बुक में तो यहाँ पे मेंशन है। बाकी इनकी जो मृत्यु हुई है 2009 में हुई है। ठीक है, ये एक पोएटेस है एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। यहाँ पे लिखा गया है पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, एक कवित्री और उसके साथ साथ लघु कथा लेखिका भी हैं। हैज़ अर्नड अ रेस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर। इन्होंने अंग्रेजी और मलयालम साहित्य दोनों में ही एक रेस्पेक्टेबल प्लेस, बोले तो सम्मानजनक स्थान हासिल किया यानी अर्जित किया। इन्होंने सिर्फ एक साहित्य में नहीं बल्कि दो साहित्य, एक इंग्लिश और दूसरा मलयालम लिटरेचर में इन्होंने एक सम्मानपूर्वक सम्मानजनक स्थान अर्जित किया। हर ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा पब्लिश्ड इन 1976, उनकी जो आत्मकथा थी वह 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। क्रिएटेड क्वाइट अ स्टीर, यहाँ पे कह रहा है कि जैसे ही वह इनकी आत्मकथा पब्लिश हुई उसने एक हलचल पैदा कर दी, एक हलचल उत्पन्न कर दी। उस समय जब यह 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुई तो उस समय इनकी जो आत्मकथा थी उसने एक हलचल उत्पन्न कर दी। In 1984, she was shortlisted for the Nobel Prize for Literature. इनको 1984 ईस्वी में इनके साहित्य के लिए नोबेल प्राइज के लिस्ट में शामिल किया गया था। इनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया था 1984 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार विनर के लिए, बट इनको मिला नहीं था, बस इनको शॉर्ट लिस्ट करा गया था। इसके बाद है, ये बातें याद रखिएगा कब इनको शॉर्टलिस्ट किया गया है तो 1984 में। हर इंपॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स इन इंग्लिश इंक्लूड, इनकी जो महत्वपूर्ण कविताओं की रचनाएं हैं वो निम्न हैं। वो हैं समर इन कोलकाता 1963 में ये पब्लिश हुआ था, साइरेंस 1964, द डिसेंडेंट्स 1967, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973 एंड द अनामतल पोएम्स 1985। और उसके बाद है ओनली सैंड नोज हाउ टू सिंग 1996 एंड एस अल्लाह 2021। तो इतनी सारी इनकी रचनाएं हैं जो कि वर्स हैं, वॉल्यूम ऑफ वर्स हैं इंग्लिश में, और ये सारी की सारी प्रकाशित हुई हैं। उनके साथ में इनका पब्लिकेशन डेट भी दिया हुआ है, तो आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद है कमला दास पोएट्री इज प्रिमायरली ऑटोबायोग्राफिकल एंड हर थीम इज लव ऑफ अ लोनली हार्ट। इनकी कमला दास की जो पोएट्री होती है वो मुख्यतः आत्मकथात्मक होती हैं। इनकी जितनी भी कविताएं हैं वो सारी की सारी आत्मकथात्मक हैं। और अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि माय ग्रैंड मदर्स हाउस द टाइप ऑफ पोएम, तो आप कहिएगा ऑटोबायोग्राफिक पोएम। ठीक है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है ये, क्योंकि ये जितना ज़्यादा लिखती है ऑटोबायोग्राफिकल ही लिखती है, आत्मकथात्मक ही लिखती हैं। अब इसके बाद कह रहा है एंड हर थीम इज लव ऑफ अ लोनली हार्ट, और इनका जो थीम होता है, इनकी जो विषय वस्तु होती है वह एक अकेले हृदय के प्रेम के बारे में लिखते हैं, एक तन्हा हृदय के प्रेम के ऊपर ये लिखा करती हैं। लव विथ नेवर एंडिंग पैशन, लस्ट, ग्रीड एंड हंगर दैट नेवर सेटिएट। इसका अर्थ समझिएगा, ये कह रही हैं कि जो प्रेम है, जो ये प्रेम की बात कर रही हैं, तन्हा हृदय के प्रेम के बारे में ये लिखा करती हैं, तो वह जो प्रेम है उसमें जो ये कभी न खत्म होने वाली, जो कभी संतुष्ट नहीं होती है उसकी बात हो रही है। जो कभी न खत्म होने वाली, कभी संतुष्ट नहीं होने वाली एक जुनून होता है, एक वासना होती है और एक लालच और एक भूख होती है। यानी कि वह तन्हा हृदय के प्रेम के बारे में लिखती हैं, और वह प्रेम ऐसा है कि जिसमें कि वह कभी ना खत्म होने वाला जुनून है, जिसमें कि लालच, भूख और वासना लिप्त होती है। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि सी इज नॉन फॉर सेक्सुअल एडवेंचर्स, वह लैंगिक रोमांच के लिए जाने जाती हैं। इन हर राइटिंग्स, वह अपने लेखन में लैंगिक रोमांच के लिए जानी जाती हैं, वो सेक्सुअल एडवेंचर के ऊपर लिखा करती हैं। फॉर हर
लव हार्डली एवर गोज बियॉन्ड सेक्स एंड लस्ट। ये कहती हैं कि जो प्यार है वह शायद ही कभी शारीरिक सुख से ऊपर पहुंच पाता है। जो ये इनका मानना है, ये आत्मकथात्मक रूप से लिखती हैं, तो ये अपने अकॉर्डिंग लिख रही हैं कि जो प्यार है वो शायद ही कभी शारीरिक सुख से ऊपर जा पाता है। एंड लस्ट, जो काम वासना है, विच इवन रिचेज द पॉइंट ऑफ नोसिया, और जो लस्ट है, जो काम वासना है, वह एक ऐसे बिंदु तक पहुंचती है, एक ऐसे चरम सीमा तक पहुंच जाती है, घृणित चरम सीमा तक पहुंच जाती है। कहने का अर्थ यहाँ पे ये है, पॉइंट ऑफ नोसिया का मतलब होता है मतली आने तक की स्थिति तक, मतली आने की स्थिति तक पहुंच जाता है। एंड इज रिबोर्न अगेन एंड अगेन विद नेवर विग्योर। फिर कह रही हैं कि और यह दोबारा, इसका बार बार पुनर्जन्म होता है, एक नए जोश के साथ में यह बार बार जन्म लेता है। पूरी बातों को फिर से अगर यहाँ पे कंप्लीट करना चाहेंगे तो कहती हैं कि जो प्रेम है वह कभी ना खत्म होने वाला, कभी ना खत्म होने वाला एक जुनून है, एक वासना है, एक लालच है, और एक ऐसी भूख है जो कभी संतुष्ट नहीं होती है। वह अपने लेखन में यौन रोमांच के लिए जानी जाती हैं और वह लैंगिक रोमांचता के लिए ही लिखती हैं। इनके अनुसार जो प्रेम है वो शायद ही कभी शारीरिक सुख से ऊपर जा पाता है, और जो वासना है इसमें वह एक ऐसे चरम सीमा तक पहुंच जाती है कि जो भी घृणित कर्म होता है उस स्थान तक ये पहुंच जाता है, और वो बार बार एक नए जोश के साथ में उत्पन्न होता है। फिर कह रहे कमला दास रिवेल्स अ कमेंडेबल मास्टरी ऑफ फ्रेज एंड कंट्रोल ओवर रिदम। इस लाइन में कहा जा रहा है कि जो कमला दास हैं उनका पद्य के ऊपर, यानी कि उनका पोएट्री के ऊपर एक एक नियंत्रण रखती है, नियंत्रण उसका स्वामी, ये मतलब स्वामित्व रखती है, कंट्रोल रखती है ओवर रिदम के ऊपर, एक लय के ऊपर नियंत्रण बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत करती है। इन कविताओं में ऐसा लगता है कि इनके कविताओं के जो वर्ड्स हैं, जो लिखे गए हैं, जिनके लय हैं, उन पे इनका बहुत ही ज्यादा नियंत्रण रहता है। द वर्ड्स आर ऑफन पेंटेड एंड द रिदम इज मार्वसली एंड ऑलमोस्ट फेबुलसली अलाइव। और उनके जो शब्द हैं, उनके शब्द अधिकतर प्रायः पेंटेड होते हैं, यानी कि चित्रात्मक होते हैं। इनके जितने भी शब्द होते हैं ऐसा लगता है कि जब वो पढ़ते हैं हम तो एक चित्र प्रस्तुत होता है, एक चित्र दिखता है। एंड द रिदम इज, और जो उनके लय होते हैं वो मार्वलसली एंड ऑलमोस्ट फेबुलसली अलाइव, और ऐसा प्रतीत होता है कि जो उनका लय होता है वो अद्भुत रूप से जीवंत, मतलब ऐसा लगता है कि वो अलाइव है, जिंदा है, ऐसी चीजों को वो दर्शाती हैं। पेंट तो बनता ही है, यानी कि पेंटिंग बनती है, चित्रात्मक होते ही हैं, उसके साथ साथ जो इनके लय होते हैं वो अद्भुत रूप से प्रस्तुत करती हैं। ऐसा लगता है कि वो जीवंत हैं, बिल्कुल सारी चीजें लाइव चल रही हैं, ऐसा वो लिखा करती हैं। तो अब इसमें से अबाउट राइटर से जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उसको आप याद रखिएगा, जैसे कि इनका किन किन लिटरेचर में इनको रेस्पेक्टेबल प्लेस अर्न हुआ था, तो आप इंग्लिश एंड मलयालम याद रखिएगा। इनकी ऑटोबायोग्राफी कब पब्लिश हुई थी, तो 1976 में, और इनको कब शॉर्टलिस्ट किया गया था नोबेल प्राइज के लिए, तो 1984 में, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद जो थीम क्या होता है, तो लव ऑफ अ लोनली हार्ट, ये बातें भी याद रखिएगा, इससे ही कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पोएट्री की तरफ और समझते हैं कि पोएट्री में एक ऐसे लाइन को शुरू करती हैं और पोएट्री में क्या जिक्र करा गया है, ये किस प्रकार की आत्मकथात्मक इनकी कविता है। तो टाइटल है इस कविता का माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जिसका अर्थ होता है मेरी दादी का घर। तो जब टाइटल ऐसा है कि मेरी दादी का घर, तो कहीं ना कहीं वह अपनी इस कविता में अपनी दादी के घर का ही जिक्र करेंगी। तो चलिए देखते हैं लाइन कैसे शुरू करती है। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे, कह रही कि एक घर है या फिर वहां एक घर है जो कि अब मुझसे काफी दूर है। नाउ फार अवे, जो कि अब मुझसे काफी दूर है। वेयर, जहां, वंस आई रिसीव्ड लव, जहां पर कि एक बार मुझे प्रेम मिला था, यानी कि वहां एक घर है जो कि अब मुझसे काफी दूर है, जहां पर कि मुझे पहली बार प्रेम मिला था। दैट वोमेन डाइड, वह महिला अब मर चुकी है, यानी कि वो उनकी जो दादी हैं वो मर चुकी हैं। द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, और जो घर है वो बिल्कुल सन्नाटे में बदल चुका है, यानी कि जो महिला है उनकी जो दादी हैं अब वह मर चुकी हैं, अब वह नहीं रही इस दुनिया में, और जो उनका घर है वह सन्नाटे में बदल चुका है, सन्नाटे में परिवर्तित हो चुका है। स्नेक मूव्ड अमॉन्ग बुक्स, नीचे यहाँ पे दोनों लाइनों कंबाइन करेंगे तब जाके इसका सेंस कुछ निकल पाएगा। स्नेक मूव्ड अमॉन्ग बुक्स, किताबों के बीच में अब सांप घुमा करते थे।
आई वॉज देन टू यंग, तब मैं बहुत छोटी थी। कह रहे हैं कि आई वॉज देन टू यंग, मैं तब बहुत छोटी थी, टू रीड, उन किताबों को पढ़ने के लिए और समझने के लिए तब मैं बहुत छोटी थी। एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, और जो मेरे खून थे वह चंद्रमा के समान बिल्कुल ठंडे पड़ जाया करते थे। सांपों जो है वो किताबों के बीच में घुमा करते थे और तब मैं बहुत छोटी थी उनको पढ़ने के लिए, और मेरे जो खून थे वो चंद्रमा के समान बिल्कुल ठंडे पड़ जाया करते थे। फिर कह रहे हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, प्रायः मैं वहां कितनी बार जाना चाहती थी। कह रही है हाउ ऑफन, प्रायः मैं वहां पर कितनी बार जाना चाहती थी। टू पीयर थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज, कह रही है कि मैं वहां पर जा करके बिल्कुल पास से, बिल्कुल करीब से देखना चाहती थी। ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज का मतलब क्या है कि उस टूटी हुई खिड़कियों से, उन टूटी हुई खिड़कियों से मैं देखना चाहती थी, बिल्कुल करीब से, नजदीक से महसूस करना चाहती थी। और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, या फिर मैं वहां की ठंडी जमी हुई हवाओं को महसूस करना चाहती थी। लिसन लिखा हुआ है तो लिसन का यहाँ पे जो अर्थ होगा वो होगा महसूस करना चाहती थी। तो मैं वहां पर जा करके उन टूटी हुई खिड़कियों से बिल्कुल पास से देखना चाहती थी उस घर को, और साथ में उन ठंडी हवाओं को भी महसूस करना चाहती थी जो वहां पे जमे हुए थे। और इन वाइल्ड डिसअपीयर, उन यादों को, उन निराशाओं को, वो जो यादें वहां पे बसी हुई हैं उनको बिल्कुल मजबूती से पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर, कह रहे हैं कि मैं उनकी यादों को, मैं वहाँ की यादों को, वहाँ की निराशाओं को, जिस घर में मैंने खेला है, जिस घर में मैंने पढ़ा, जिस घर में मैं बड़ी हुई, वहाँ की यादों को मैं बाह भर करके, पिक एन आर्मफुल मतलब बाह भर करके वहाँ के डार्कनेस को वापस अपने साथ यहाँ लेके आना चाहती हूँ। टू लाइक बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ बोर्डिंग डॉग, किस तरह, जिस तरीके से कि मेरे बेडरूम के पीछे जो एक बोर्डिंग डॉग है, बोर्डिंग डॉग का मतलब यहाँ पे झबरा कुत्ता होता है, तो झबरे कुत्ते के जैसे हम लोग अपने घर के दरवाजे के पीछे रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह मैं अपने बेडरूम्स के दरवाजे के पीछे उन अंधेरों को, उन यादों को वहां पे रखना चाहती हूँ। यू कैन नॉट बिलीव, कह रहे हैं कि तुम विश्वास नहीं कर सकते, तुम विश्वास नहीं कर सकते। यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, प्रिय तुम विश्वास नहीं कर सकते हो। कैन यू, क्या तुम कर सकते हो। दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस, कि मैं वैसे घर में रहती थी। यहाँ पे कह रही हैं कि मैं वहां पर जा करके बाह भर करके अंधेरों को, वहां की यादों को अपने साथ यहाँ लेके आना चाहती हूँ और अपने बेडरूम्स के दरवाजे के पीछे बोर्डिंग डॉग की तरह रखना चाहती हूँ। क्या तुम विश्वास कर सकते हो प्रिय, क्या तुम विश्वास कर सकते हो कि मैं एक ऐसे घर में रहती थी। आई लिव्ड इन सच अ हाउस एंड वॉज प्राउड, और मुझे जिस पर गर्व भी था, मुझे उस घर पर गर्व था। यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे लिख रहे हैं कि मैं ऐसे घर में रहती, तुम विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन मुझे उस घर पे गर्व था। एंड लव्ड, और काफी मुझे प्यार भी था उस घर से। आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर स्टोर, लेकिन अब मैं अपना रास्ता खो चुकी हूँ, मैं अपना रास्ता भटक चुकी हूँ, मैं अपने उस रास्ते को, उस मार्ग को भटक चुकी हूँ जिस रास्ते पर मुझे प्रेम मिलता था, तो उस रास्ते को मैं खो चुकी हूँ, मैं भटक चुकी हूँ उस रास्ते से। और नाउ, अब एट स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव एट लिस्ट इन अ स्मॉल चेंज, इस छोटे से बदलाव की वजह से अब मुझे स्ट्रेंजर्स, अपरिचितों के दरवाजे पे जाकर के प्रेम के लिए भीख मांगना पड़ रहा है। ये कह रहे हैं कि इस छोटे से बदलाव के कारण, सिर्फ इन छोटे से परिवर्तन के कारण कि मेरी दादी यहाँ से, इस दुनिया से चली गई, उसके बाद इस छोटे से बदलाव की वजह से अब मुझे परिचितों के दरवाजे पर, स्ट्रेंजर्स के दरवाजे पर जाकर के प्रेम के लिए भीख मांगना पड़ रहा है, और यह सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से बदलाव की वजह से हुआ है। तो इस तरह से वो इस कविता में अपनी आत्मकथा को प्रस्तुत करती हैं, अपने दादी के घर का जिक्र करती हैं। तो जैसा कि पहले कहा गया था कि ये एक चित्रात्मक रूप प्रस्तुत करती हैं। आपको ऐसा पढ़ने के टाइम पे लगा होगा कि जब हम ऐसे लाइन को पढ़ रहे थे तो ऐसा एक चित्र जरूर चल रहा होगा आपके सामने। तो इस तरह से आपका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे खत्म होता है। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर।